इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम टैक्स का लॉन्गेस्ट चैप्टर है एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिडरिंग मार्क्स की वेटेज। छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम, सब तरह की प्रॉब्लम्स के लिए एक्सपेक्टेशन रखिएगा। बेल सिर्फ एक ही बार बजेगी भाई साहब। आप लेट हैं वो आपका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। सो इफ यू आर लेट, रिंग अप वंस। दिस इज नॉट commercial, you know, this thing. No, it won't be opened instantly. It would be opened when you're seen and then खोलाइए। दनादन बेल मत बजाते जाइएगा कभी भी। आपके घर में इसी तरह कोई बेल बजाता है क्या? लोग आते हैं इसी तरह बेल बजाते हैं? नहीं बजानी है, इतनी बेल बजानी नहीं है। हाँ, बैठ जाओ। ओके भाई, बहुत सारी चीजें हम छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट करेंगे। रिलेशन of payer and payee must be of employer and employee. Respectively. नहीं, रेस्पेक्टिवली की जरूरत नहीं। रेस्पेक्टिवली मैंने मेंटेन नहीं किया। ठीक है, दैट इज सफिशिएंट। ये सेक्शन इनकम फ्रॉम सैलरीज का उन 5 हेड्स में से है जिसको इनकम टैक्स में भाई उधर कंसिडर किया जाता है। अगर ये आपकी पहली इनकम टैक्स की क्लास भी है तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये इसके पहले की एक चैप्टर मैंने की है, मैं वो रिपीट कर दूंगा, और रिपीट नहीं भी करूं तो आप बड़े मज़े से साहब वीडियो से उसको कवर कर सकते हैं। बड़ी अच्छी कवरेज है उसकी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल पर ऑपरेट करता है। आमरा काऊ के छाड़बो ना, हम लोग किसी को छोड़ेंगे नहीं, और सारी इनकम्स को 5 हेड्स के अंदर कंसिडर करता है। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर किसी की इनकम सैलरी की इनकम है, दैट मीन्स अगर उसको अपने एम्प्लॉयर से मिल रही है, मतलब कोई भी एम्प्लॉई भले फैक्ट्री में काम कर रहा हो, भले ऑफिस में काम कर रहा हो, भले किसी के घर में काम कर रहा हो, अगर पेमेंट करने वाला पेयर एम्प्लॉयर है और जिसको पेमेंट मिल रही है पेई, द वन हु इज गेटिंग पेमेंट, अगर वो एम्प्लॉई है तो पेई के हाथ में वो इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर कंसिडर की जाएगी। हम लोग भाई दूसरे हेड्स की बात करने में थोड़ा इंटरेस्टेड कम है, बट अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और आपने उसको किराए वगैरह पे दे दिया है और उससे रेंटल इनकम वगैरह हो रही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर।
अगर आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई प्रोफेशन है, आपको अपने बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम हो रही है, तो पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस द प्रोफेशन में इनकम को कंसिडर किया जाएगा। अगर भाई आपके पास कुछ तरह के एसेट्स हैं और उन एसेट्स को बेचकर आपको भाई उधर कुछ नफा नुकसान होता है, तो उसको कैपिटल गेन्स के अंदर कंसिडर किया जाएगा। और इनकम टैक्स वालों ने एक रेजिडुअल हेड बना रखा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उन्होंने एक लिस्ट बना रखी है सेक्शन 10 के अंदर, भाई ये इनकम एग्जाम्प्ट है। सेक्शन 10 नंबरी सेक्शन। तो उन्होंने लिस्ट बना दी कि भाई हम इन आइटम्स को, इन इनकम्स को इनकम टैक्स में लेंगे ही नहीं, माफ करते हैं आपको, हम टैक्स नहीं लेंगे। तो अगर कोई इनकम सेक्शन 10 के अंदर कवर्ड नहीं है और ये 4 हेड्स सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन्स में कवर्ड नहीं है, सेक्शन 10 में भी कवर्ड नहीं है, मतलब एग्जाम्प्ट नहीं है, और इन चारों हेड्स में भी नहीं है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर कंसिडर कर ली जाती है। इसकी थोड़ी बहुत डिटेल जो है वो हमने भाई प्रीवियस चैप्टर में की थी, वो मैं अभी आपके सामने दोबारा खोलता हूं। ये देखिएगा, पेयर must be the employer and payee must be the employee। तो अगर ये पेयर पेई का रिलेशनशिप है तो इस हेड के अंदर भाई इनकम को कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भाई फॉर एग्जाम्पल, salary received by members of parliament, पेमेंट करने वाली कौन है जी? पेई कौन है साहब? MPs। Who are MPs? They are not employees, not employees of government। कौन होते हैं MPs? MPs are elected representative of people, they are not government employee। गवर्नमेंट के नौकर है नहीं, लोगों के भी वो नौकर हैं। वो हम लोग भाई आम बोलचाल की भाषा में भले बोल दें MPs लोगों का नौकर है, बट वो लोगों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। ही इज नॉट एन एम्प्लॉई, आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए भाई उधर MP को जो सैलरी मिलती है उसको भाई उधर इनकम फ्रॉम सैलरी में कंसिडर नहीं करते, because government not an employer। तो उसको कहां पे कंसिडर किया जाता है भाई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यहां कंसिडर कंसिडर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आप एग्जाम्पल ले लीजिए भाई, एक पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है, सैलरी ले रहा है, वो सुना होगा आपने, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर सैलरी ले रहा है। भाई साहब आप नॉर्मलाइज हो गए हैं? आर यू बैक विद अस ना? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन है, वो डांट नहीं है। डांट बड़ी खराब होती है, वो इंस्ट्रक्शन है। मुझे पता ही नहीं, वो दो लेंगे तो मैं रोज कंफ्यूज होता हूँ, पहले एक मारता हूँ फिर दूसरा मारता हूँ फिर एक मारता हूँ, फिर समझ में नहीं। हाँ, वो कोई भी एक मार देने से काम चल जाएगा। एक मारा था, वेट कर रहा था। हाँ ठीक है, नहीं वो खुलता तुरंत नहीं है।
खुलता तुरंत नहीं है, क्योंकि पहले देखा जाता है, पहचाना जाता है आदमी को, फिर खोला जाता है। ओके, सॉरी सर। हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है। मैं कह रहा हूँ नॉर्मलाइज हो जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपकी एज के बच्चे को डांट दो ना, उसको नॉर्मल होने में बहुत टाइम लग जाता है, उसको लगता है जैसे मेरे को ह्यूमिलेट कर दिया गया। ऐसा कुछ मत फील करिएगा, अगर ऐसा फील करेंगे तो मैं पब्लिकली अपोलोजाइज कर लूँगा। हाँ, ये देखिए भाई, ज़रा ख्याल करिएगा, तो एम्प्लॉई जो है वो होना ज़रूरी है। अब आप एम्प्लॉई नहीं है तो फिर इस हेड के अंदर आप कवर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भाई, ज़रा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एक डॉक्टर साहब हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो वो एम्प्लॉई हैं। उनको जो भाई अमाउंट उनके हॉस्पिटल से मिलता है वो सैलरी है। बट वही डॉक्टर जो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता है, प्राइवेट प्रैक्टिस, अपना प्राइवेट क्लिनिक रन करता है, तो उसके इनकम को प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है। मान लीजिए आई एम अ टीचर और मैं गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी करता हूँ, एंड सिंस आई एम वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल, आई एम नॉट अलाउड टू डू प्राइवेट ट्यूशंस, आई एम नॉट अलाउड। तो मुझे जो भाई अपने स्कूल से पेमेंट मिलती है, भाई मेरा स्कूल मेरा एम्प्लॉयर है, मैं एम्प्लॉई हूँ, हो गया जी, इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया। बट मैं चोरी चोरी चुपके चुपके प्राइवेट ट्यूशंस भी करता हूँ, उससे जो मुझे अर्निंग होती है वो सैलरी इनकम नहीं है। दैट वुड बी कंसिडर्ड अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एज द केस में बी। इनकम फ्रॉम सैलरी होने के लिए पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप होना जरूरी है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं, बट अभी बोर्डम क्रिएट नहीं करना है। पे स्केल, भाई समझिएगा, पे स्केल नॉर्मली relates to basic salary of an employee. भाई एम्प्लॉय जब जॉब करता ना, तो उसको उसकी जो एमोल्यूमेंट्स हैं, रेम्युनरेशन, ये टर्म भाई अलग अलग फॉर्म में मिलती है। कुछ अमाउंट उसको मिलता है बेसिक सैलरी बोलकर, कुछ अमाउंट उसको मिलता है, भाई आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर, यू गेट अ बेसिक सैलरी। उसके अलावा यू गेट अलाउंसेस, ALLOWANCES। व्हाट आर अलाउंसेस? Allowances are amount received for special purpose। एक स्पेशल पर्पस के लिए भाई उधर अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय को मिले, सर वो स्पेशल पर्पस क्या होता है? मे बी एम्प्लॉय का पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मे बी उसकी ऑफिशियल नीड्स, काम करने के दौरान जो उसकी ज़रूरतें होती है उनको सेटिस्फाई करने के लिए। आपने सुना होगा एम्प्लॉयज़ को डीएनएस अलावेंस मिलती है, महंगाई के लिए एक अमाउंट मिलता है, महंगाई भत्ता बोलते हैं, डीएनएस अलावेंस या डीएनएस पे। वो घर वगैरह भाई लेकर रह सके, हाउस रेंट अलावेंस मिलती है भाई एम्प्लॉय को। भाई उधर अपने पर्सनल मूवमेंट के लिए, ऑफिशियल मूवमेंट के लिए ट्रैवलिंग अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस मिलती है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलती है। There is a difference between transport allowance and traveling allowance and conveyance allowance. What is transport allowance? What is traveling allowance then?
एंड कन्वेयंस अलाउंस, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट दैम। भाई साहब ने थोड़ा इनएप्रोप्रिएटली बोला, बट हम संभाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझ गया। नॉर्मली भाई उधर जो पे स्केल है, इट अपीयर्स लाइक दिस, ये देखिएगा भाई, 30,000 डैश 2,000 डैश 36,000 डैश 4,000 डैश 48,000। भाई नॉर्मली ऐसा कुछ दिखेगा। मान लीजिए आपकी जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, एंड एज एन असिस्टेंट मैनेजर आपकी पोस्ट पे जो बेसिक पे पर मंथ है दैट इज 30,000 पर मंथ। तो पहले साल 30,000 पर मंथ रहेगी, फिर 12 महीने के बाद इट वुड बिकम 32,000 पर मंथ। ये जो छोटे अमाउंट्स बीच में होते हैं ये इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट शो करते हैं। 32,000 पर मंथ, फिर पूरे 12 महीने तक 32,000 पर मंथ रहेगी, फिर इंक्रीज 2,000 से ही होगा, 34,000 पर मंथ एक साल तक रहेगा, फिर 36,000 पर मंथ तक रहेगा एक साल तक, और जब 36 पहुंच जाएगा नेक्स्ट ईयर से इंक्रीमेंट, अगर उसी पोस्ट पर रहे, प्रमोशन नहीं हुआ, तो भाई उधर 4,000 जो है वो इंक्रीमेंट पर एनम भाई आपका हो जाएगा। दैट मीन्स योर सैलरी वुड बी भाई उधर 40,000 पर मंथ इन द नेक्स्ट ईयर, फिर 4,000 फिर इंक्रीज 44,000 पर मंथ इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, और फिर 48,000 पर मंथ नेक्स्ट मंथ। और आप अगर असिस्टेंट मैनेजर ही रहे तो आपकी सैलरी 48,000 पर मंथ को क्रॉस नहीं करेगी। मे बी आपकी अलाउंसेस और बढ़ जाएं, मे बी आपको दूसरे बेनिफिट्स, फैसिलिटीज अगर एम्प्लॉय लेता है, दोज आर कॉल्ड परक्विजिट्स, विल टॉक अबाउट देम। तो सैलरी का स्ट्रक्चरिंग अभी तक हमने देखा नहीं, हमने डिस्कस नहीं किया। वेल साहब स्टार्टअप थिंग्स इन अ वेरी ग्रेजुअल मैनर, ये देखिएगा भाई साहब, तो याद रखिएगा ये एनुअल इंक्रीमेंट्स के अमाउंट होते हैं। याद रखिएगा बीच में छोटे अमाउंट, एनुअल इंक्रीमेंट्स के अमाउंट। कभी कभी ये इस फॉर्मेट में भी होता है, 30,000 डैश 2,000 डैश 36,000 by dash E dot B. EB is abbreviation for efficiency bar dash 4,000 dash 48,000. ये efficiency bar means what? Stop. अगर आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में हैं तो 30,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 32,000 पर मंथ, थर्ड ईयर 34,000 पर मंथ, नेक्स्ट ईयर 36,000 पर मंथ। उसके बाद आपकी एफिशिएंसी का अप्रेजल किया जाएगा। मतलब व्हाट इज डन, ये दिस इज डन, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज कैरिड आउट, कि भाई एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कैसी है, और अगर उसकी एफिशिएंसी होगी तो इसको भाई उधर 4,000 के इंक्रीमेंट्स मिलेंगे अप टू 48,000, नहीं तो उसी पोस्ट पर वो 36,000 की बेसिक सैलरी लेता रह जाएगा। एफिशिएंट होगा तो 48,000 पर मंथ तक सैलरी उसकी पहुंचेगी। तो कभी ऐसा देखें, याद रखिए, द ओनली थिंग अ स्टूडेंट इज सपोज टू रिमेंबर इज, ये बीच में छोटे छोटे अमाउंट जो है वो एनुअल इंक्रीमेंट इंडिकेट करते हैं। आप एक काम करिए, आप एक कैलकुलेशन कर दीजिए मेरे लिए भाई। इट्स एन एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय had a basic pay of rupees
31,500 on 1/4/11. Full stop. The annual increment, 31,500 per month, रुपया 31,500 per month on 1/4/11. The annual increment falls due on 1st August every year. On 1st August every year. His pay scale is 27,000-1,500, 42,000-2,000, 50,000. 50,000. Point is basic salary in 11-12. 11-12 में उसकी बेसिक सैलरी क्या है, फिगर लिख लीजिए और लिख लीजिए या कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ है नहीं, मैं तो खाली फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ कि भाई आपको थोड़ी जान पहचान करा दी जाए. हो गया जी. I hope that was sufficient time. I hope you have understood a very simple fact. Watch out. 1/4/11 और ये 31st March 12. पहले 4 months तक पुरानी सैलरी चलेगी, अप्रैल मई जून जुलाई. अगस्त ऑनवर्ड से सैलरी बढ़ जाएगी भाई. तो आपको देखना होता है जो इसका पे स्केल है बंदे का, दैट पे स्केल 27,000 डैश, ये कहाँ तक था भाई उधर, दैट वाज 42,000. 1,500 डैश कहाँ थी, 40, और आगे भी है, बट हम लोग तो अभी कहाँ पर हैं, 27,000 और 42,000 के बीच में. So he is somewhere in between these two. इन दोनों के बीच में कितना जी, 31,500 था जी for 4 months. Then annual increment कितने का होगा जी, 1,500. So his salary would become कितना जी, 32,000 for next 12 months. 33,000 per month by for next 12 months. Next 12 months implies what? हमारे साल के 8 महीने और नेक्स्ट ईयर के क्या जी, 4 महीने. That makes it 33,000 into 8 works out to give me what figure? बोल दीजिए टोटल रुपीस
3 लाख सब जोड़ जाड़ करना, ये लीजिए, ये इसकी बेसिक पे। आई होप इट्स गुड इनफ, यू पीपल हैव अंडरस्टूड। तो आपको करना क्या होगा, आपकी जो भी बेसिक पे है वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कौन सी रेंज के बीच में है, और जहाँ पर हो अकॉर्डिंगली भाई उधर आप काम कर लीजिए 4 महीने तक, और फिर अगस्त से ऑनवर्ड से उसकी सैलरी भाई उधर 1500 पर मंथ बढ़ जाएगी, 1500 पर मंथ ज़्यादा हो जाएगी। हटा रूजी, चलिए बहुत नाटक हो गया, आगे बात करेंगे। कुछ लिखना नहीं है, कुछ कॉपी नहीं करना है, रिलैक्स। नेक्स्ट बात कर लें भाई। देयर इज no distinction between salary and wages for income tax purpose। अकाउंट्स में बड़ा नाटक करते हैं हम, वेजेस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में दिखा दो, सैलरी है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है पीएल में दिखा दो। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं यार आपका एम्प्लॉई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो भी उसके हाथ में जो आया वो सैलरी, अगर ऑफिस में काम करता है तो भी है उसके हाथ पे जो भाई उधर पैसे मिलेंगे सैलरी का। फैक्ट्री वाला पेमेंट करते वक्त उसको वेजेस बोल कर दे रहा है, देता रहे, इनकम टैक्स वाले इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ही लेंगे उसको। तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए सैलरी और वेजेस की डिस्टिंक्शन कोई मायने नहीं रखती। आपको सिंस अपने एम्प्लॉयर से मिल रही है, एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिल रही है, सेट के अंदर कंसिडर की जाती है। Salary may be received from present, oblique past, oblique future employer। भाई आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपको सैलरी मिल रही है तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिल रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी मिलेंगे। आप किसी के यहाँ आज से पहले 20 साल काम करते थे, नौकरी छोड़े हुए 20 साल हो गए, आज भी पेंशन मिल रही है आपको, तो जो पेंशन मिलती है वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कंसिडर करेंगे। अगर भाई उधर आप कहीं जॉब ज्वाइन करने वाले हो, कारीगर हो आप, कारीगर स्किल है आपके हाथ में, बॉस ने भाई उधर आपको बोला यार आप कुछ करते नहीं है, आप मेरे लिए काम करिए, ये लीजिए मैं आपको आने वाले भाई उधर साल जिसमें काम करेंगे पूरी सैलरी एडवांस में देता हूँ। तो भाई अभी बॉस वो बना भी नहीं है, उसके साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी नहीं है, आपने एक एडवांस ले रखा है उससे, होने वाला एम्प्लॉयर है वो, तो भी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। भाई इस कंटेक्स्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा ट्रीटमेंट ऑफ पेंशन। पेंशन का ट्रीटमेंट भाई आपके साथ डिस्कस हो जाए तो थोड़ा मजा आएगा। ये लीजिए भाई, इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। रेगुलर पेंशन रिसीव्ड by any kind of employee whether government or non-government। इनकम टैक्स में
गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक जवाई के जैसा है। इनकम टैक्स बाय डिपार्टमेंट किसका? गवर्नमेंट का। जवाई मतलब सर? जवाई मतलब जामाई, बांग्लाते बोले जामाई, जमाई षष्ठी, षष्ठी जाने तो वो जमाई मतलब जवाई राज, क्या बोलते हैं हिंदी में? तो जवाई बोलते हैं ना भाई, दामाद, दामाद, यस यस, दामाद के जैसा। तो गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय होता है उसको दामाद माना जाता है। दामाद मतलब बहुत आवभगत होती है, सेवा होती है। और इनकम टैक्स में बहुत जगह देखेंगे, अच्छा तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चल चल जा, तेरे को माफ, तेरे को टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा हम बार बार देखेंगे। और जो बेचारा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम लोग, आप लोग जो हैं, उन सब का भाई उधर हर जगह बैंड बजाया जाएगा। तो ये जो पक्षपात है वो आप बार बार देखेंगे। बट लुक एट दिस, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एंड इफ यू गेट रेगुलर पेंशन, हर महीने आती थी पेंशन, या हर 2-2 महीने बाद मिलती है, या हर 3-3 महीने बाद आप पैसे लेते हो, या साल का एक साथ ले लेते हो, बट एवरी ईयर यू टेक इट, दैट इज रेगुलर पेंशन। Always taxable, that is always taken as an income in the hands of एम्प्लॉई। भाई आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, कोई छूट नहीं है, कोई माफी नहीं है। रेगुलर इनकम, रेगुलर पेंशन सॉरी, इज ऑलवेज इंक्लूडेड एज सैलरी इनकम, एज एन इनकम इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। ये जो रेगुलर पेंशन है, जो हर महीने या हर बाय मंथली या हर क्वार्टरली आप लेते हैं, हर 6 महीने बाद लेते हैं, मे बी हर 1 साल के बाद लेते हैं, बट रेगुलरली लेते हैं, रेगुलर पेंशन इज कॉल्ड अनकम्यूटेड पेंशन। Then we come across pension taken as lump sum by employee. Pension taken as lump sum by employee. That is, does not take regular pension। ऐसी पेंशन को कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं भाई। कम्यूटेड मतलब लमसम ले लिया। अब मैं आपको कम्यूटिंग का फंडा बताता हूं, ये देखिएगा भाई। फर्स्ट ईयर में हो सकता है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एन्युटी करने का मौका नहीं मिला हो फर्स्ट ईयर में, इसलिए वर्ड कम्यूटेड से जान पहचान ना हो तो क्या हम बैठ के वो कम्यूटिंग मैथ्स करने वाले हैं? पागल हो गए हैं क्या? इतना थोड़ी हमारे पास टाइम है। मैं तो बता रहा हूं कि भाई उधर उस चैप्टर में एक सेक्शन होता था, एक बंदे को हर महीने के एंड में 2000 मिलने वाला है, हर महीने के एंड में, एवरी मंथ एंड 2000। जब वो काम से रिटायर हुआ उसकी उम्र 65 ईयर्स थी, और उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 20 ईयर्स की है। उसकी हेल्थ अच्छी है जी, 20 साल जिंदा रहेगा।
तो बॉस को उसको हर महीने 2-2 हज़ार देना पड़ेगा भाई उधर 240 मंथ्स के लिए। एक साल में 12 महीने, 12 × 20 साल, 240 मंथ्स तक। तो ये भाई उधर 240 मंथ्स तक बॉस पैसे 2,000 देता रहेगा। तो एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करता है, बॉस तूने कुल मिलाकर मुझे 2000 × 240 4,80,000 रुपया देना है। इतना ही हुआ ना, 4,80,000 रुपीज देना है। ये क्या तू लटक लटक के मुझको पैसा देगा? जो देना है अभी एक अमाउंट दे दे, एक ऐसा अमाउंट दे दे जिसको मैं बैंक में डाल दूं तो उसका हर महीने मुझे ब्याज भाई आता रहे। तो उसका भाई बॉस जो है इन सब की वैल्यू कैलकुलेट कर कर ये एनुटी की एक प्रेजेंटली अमाउंट दे देता। मान लीजिए उसको 2.5 लाख रुपया, बोला लटक लटक के लेगा तो 480 मिल जाएगा भाई। अभी लेगा सारा पैसा तो फिर थोड़ा कम ले, क्योंकि तू उसी से ब्याज कमा लेगा। तो ये जो अमाउंट होता है जो उसने अपनी भाई रेगुलर पेंशन के लिए मांग लिया, लंप सम ले लिया, उसी को कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। सो कम्यूटेड पेंशन इज लंप सम पेमेंट रिसीव्ड इन प्लेस ऑफ रेगुलर पेंशन। ठीक, ये कंसेप्ट है जी। तो पेंशन taken as lump sum by employee, that is does not take regular pension। commuted pension का क्या ट्रीटमेंट होता है भाई? दो सिचुएशंस होती है भाई। गवर्नमेंट एम्प्लॉय receives it at termination of service। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला जब उसकी सर्विस खत्म हुई, रिटायरमेंट वगैरह हुआ या सर्विस का टर्मिनेशन हुआ, और उसको भाई उधर ये लंप सम अमाउंट मिल गया भाई, रिसीव्स इट। इट मतलब क्या जी? कम्यूटेड पेंशन इज इट टेंशन मत लीजिएगा। क्या ट्रीटमेंट भाई? फुली एग्जाम्ड। क्यों? जमाई तो जमाई है भाई उधर, दामाद फुली एग्जाम्ड है, माफ है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ जी सर, सेक्शन बोल देंगे, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A सर लिखेंगे। लिखूंगा वही जब जरूरी समझूंगा, अभी नहीं लिखूंगा। आई डोंट वॉन्ट टू इन्फेस्ट योर ब्रेन विद अननेसेसरी बकवास। बाई कम्यूटेड पेंशन received by non-government employee। बोले भाई साहब, ग्रेजुएटी मिला तो 1/3 एक्सपेक्टेड, नहीं मिला तो 50%। सर 1/3 किसका? 1/3 ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू। 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू या 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू? नहीं, वही नहीं, फर्क है। मेरे ख्याल से फर्क तक आप लोग को नहीं पहुंचाया होगा। विल चेक इट आउट, लेट्स सी गाइस, हैव अ लुक। तो अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और पेंशन का पैसा लमसम मिल रहा है, तो देखा जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा सा सेंसिबली काम करने लग पड़ा है। वो क्या बोलता है? बोलता है आप जब अपनी सर्विस छोड़ते हैं तो आपको क्या क्या टर्मिनल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये टर्मिनल बेनिफिट्स क्या होता है? टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। तो आप जब भाई उधर काम छोड़ दोगे, बूढ़े हो जाओगे, काम छोड़ दोगे, तो उस वक्त आपको क्या क्या मिल रहा है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे आपको कितना माफ करना है, नहीं करना है। भाई इफ gratuity is not received, देखिए एम्प्लॉय की सर्विसेज को एप्रिशिएट करते हुए उसकी सर्विस के टर्मिनेशन के टाइम पर एक लमसम एम्प्लॉय को मिलता है, दैट्स कॉल्ड ग्रेचुटी। ग्रेचुटी कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्रेस, GRACE। ग्रेस मतलब होता है दया,
कंपैशन। एक एम्प्लॉई जिसने इतने साल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उसकी सर्विस को अप्रिशिएट करते हुए एक लमसम देना आज की डेट में कई ऑर्गेनाइजेशन में स्टैट्यूटरी है। पहले भाई स्टैट्यूटरी नहीं था तो भी अच्छे एम्प्लॉयर्स आउट ऑफ काइंडनेस वो देते थे। अब वो काइंडनेस वाला फंडा नहीं है, अब तो लॉ बोलता है आपको पे करना पड़ेगा। कंपलसरी पेमेंट है जी ग्रेचुटी का अंडर सर्टेन सिचुएशन। तो अगर वो लमसम पेमेंट आपको मिलती है तो इनकम टैक्स आपको वहां पर भी कुछ माफ करता है, ग्रेचुटी का अमाउंट भी माफ करता है, तो यहां पे भी करेगा, थोड़ा कम करेगा। बट इफ ग्रेचुटी इज नॉट रिसीव्ड तो यार आपके साथ बहुत बुरा हो गया। हाँ, आपका एम्प्लॉयर तो बड़ा खड़ूस है, साला ग्रेचुटी भी नहीं देता आपको। चिंता मत करो, आप अपनी पेंशन के लिए जो लमसम लोगे उसमें से हम बहुत अमाउंट माइनस कर देंगे, मतलब एग्जम्प्ट कर देंगे। If gratuity is not received, what is done? Guys, have a look. Commuted pension received less half, 50% of total commuted value इज एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट मतलब उसको माइनस कर दिया जाता है। ये आ गया जी टैक्सेबल इनकम अमाउंट, मतलब ये इतना इनकम में लिया जाएगा। भाई इफ ग्रेचुटी इज रिसीव्ड, अगर आपको ग्रेचुटी मिलती है तो भैया आप बहुत तकदीर वाले हो। आपको तो भाई उधर ग्रेचुटी का अमाउंट आपके बॉस से मिल रहा है, प्लस आप भाई ये लमसम अमाउंट भी ले रहे हो, तो आपको इतना माफ नहीं हम लोग करेंगे। तब भाई कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड लेस 50% नहीं, खाली 33 1/3%। देखिए कम हो गया, माफ होने वाला अमाउंट कम हो गया। लेस 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये आ गया जी टैक्सेबल इनकम अमाउंट, ये रूल है जी। तो मैं चाहूंगा ये जो रूल है वो आपके ध्यान में रहे और क्लियर कट भाई हम इसका डिस्कशन कर सकें। ठीक, आइए बात करते हैं। सो रूल्स लर्न कर लेने। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मिलेगा कम्यूटेड पेंशन पूरा माफ है। अगर रेगुलर पेंशन है तो किसी को माफ नहीं है, सबकी इनकम में इंक्लूड होगा। और भाई अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है कम्यूटेड पेंशन का अमाउंट, तो अगर ग्रेचुटी भी मिल रहा है तो भाई फिर माफ जो है खाली 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू माफ करेंगे। और ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है तो 50% ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू माफ कर देंगे आप। आइए थोड़ी एप्लीकेशंस आपसे करवा के देखते हैं। इनको समझाना है, करवा के आपसे देखना भाई अनजस्टिफाइड बात होगी। ये देखिए क्वेश्चन 1, Mr. X had retired on 1/4/2008। रिटायर किए हुए कुछ साल हो गए भाई। He had received gratuity payment
Full stop. He started getting monthly pension of rupees 5,000 on 1/9/2011. He commuted 80% of his pension and received 6,40,000 rupees 6,40,000 for this on 1/9/11 itself. Find his gross salary for previous year 11-12, मतलब ये जो साल है 11-12, उसकी कमाई का असेसमेंट किया जाएगा, इनकम टैक्स भाई कैलकुलेट किया जाएगा, नेक्स्ट ईयर में किया जाता है 11-12 में जो कमाएगा। तो 11-12 में उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी है वो बताना है। इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं, वो तो हम लोग को कैलकुलेट करना नहीं आता है, मतलब उसकी सैलरी इनकम में कितना लेंगे। मैं आपको कैलकुलेट करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ सीखने को बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भाई साहब बोल रहे थे ना पीछे कम्यूटेड वैल्यू एंड टोटल कम्यूटेड वैल्यू, वो आप लोग करते तो हैं उधर इंटरमीडिएट में, वो लोग बेचारे कराते भी होंगे, आप ध्यान नहीं देते होंगे। हमारे तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन में ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिएगा भाई, अब लोग ये मेरा साल है, आप जिनको इनकम टैक्स एकदम नहीं आता है वो लोग इनकम टैक्स भाई उधर परफेक्टली सीख जाएंगे, और जिन्होंने कभी इनकम टैक्स किया हुआ है उनको ओपन माइंड के साथ बैठना पड़ेगा, बिकॉज बीकॉम वालों के लिए इनकम टैक्स बहुत इंट्रिकेटली और बहुत डिटेल में सीखना ज़रूरी है। वो लाइट मैनर में सीख के नहीं चलेगा, जैसे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए कई लोग एक रैपिड वे में सीख लेते हैं, वो नहीं चलेगा। बीकॉम वालों को तो एकदम ध्यान से सीखना पड़ेगा। तो बीकॉम वाले तो सीख जाएंगे, दूसरे जो बंदे हैं उनको अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहीं कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाए, प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें। ये देखिएगा, अप्रैल के महीने में मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में पूरी पेमेंट ली है जी। ये समझा रहा हूँ जी, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ऐसे कोई लिखता है क्या? पागलपन है ऐसे लिखना। ये लीजिए 5,000 पर मंथ ले रहा है। फिर उसने डिसाइड किया नहीं यार, बाकी मंथ्स में मेरे को थोड़ी अपनी पेंशन के अमाउंट को कम्यूट करा लेना है, लमसम ले लेना है। दैट मीन्स उसने कितना कम्यूटिंग करा लिया जी? 80% ऑफ हिज पेंशन को कम्यूट करा लिया। इसका मतलब सितंबर ऑनवर्ड से भाई साहब 80% अगर कम्यूटेड है सितंबर से लेकर मार्च तक, दैट मीन्स कितना परसेंट भाई अनकम्यूटेड है, रेगुलरली लेगा 20%, मतलब 5,000 का 20% वो रेगुलरली लेता रहेगा। दैट मेक्स इट सितंबर में 1,000 रुपया, अक्टूबर में 1,000 रुपया, और भाई उधर इस तरह मार्च 2012 तक 1,000 रुपया पर मंथ वो लेता रहेगा। उसने पूरी पेंशन कम्यूट नहीं कराई। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्वेश्चन पढ़कर भाई अब समझ में आ रही है कि कम्यूटेड पेंशन पूरी नहीं कराई उसने, थोड़ी कराई, बाकी रेगुलरली लेता रहेगा। क्लियर? तो अब अगर मैं आपको बोलूं भाई उसकी ज़रा ग्रॉस सैलरी निकाल लो, तो देखिएगा पेंशन
अप्रैल 2011 से लेकर अगस्त 2011 तक 5,000 पर मंथ, कितने महीने के लिए? 5 मंथ्स हुए ना, 25,000 रुपया। और सितंबर 2011 से मार्च 2012 तक कितना दी? 1,000 पर मंथ फॉर हाउ मेनी मंथ्स? ये लीजिए, ये पेंशन है जी रेगुलर, जिसको हम अनकम्यूटेड पेंशन भी बोलते हैं। कितना दी? 32,000 रुपये प्लस कम्यूटेड पेंशन, लमसम ले लिया जी। एक बात बतानी है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग और एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको बोलना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर क्वेश्चन कभी कुछ नहीं बोले तो एम्प्लॉय को भाई नॉर्मल एम्प्लॉय मानिएगा। नॉर्मल मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को हमेशा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानेंगे अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर वो बोल दें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी क्या क्या होता है वो हम ग्रेजुअली भाई कवर करते हैं, बट ज़रा आप इसको समझिए कि कुछ नहीं बोले तो एम्प्लॉय हमेशा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ऑलवेज। ये देखिए कम्यूटेड पेंशन कितना मिला जी उसको? रुपया 6,40,000 मिल गया जी लमसम, 6,40,000। इनर कॉलम में लिख रहा हूं लेस। जब वो रिटायर हुआ था ना तब उसको ग्रेचुटी का अमाउंट मिला था, तो जो अमाउंट उसको माफ होगा दैट वुड बी 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड पेंशन। 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड पेंशन माफ होगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है भाई, उधर जरा देखिएगा कि लोग करते क्या हैं गलती से, ये 1/3 ऑफ 6,40,000 निकाल लेते हैं। ये गलत हो गया, दैट इज रॉन्ग। अपना जोर जो है वो इस पर है। ये टोटल कम्यूटेड पेंशन एस्ट्रिक्स लगा रहा हूं, ये एस्ट्रिक्स 1, हैव अ लुक। 6,40,000 इज इक्वल टू 80% ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। टोटल कम्यूटेड वैल्यू तो 1% कितना हो गया जी? 6,40,000 डिवाइडेड बाय क्या जी? 80। तो 100% कितना हो गया जी उधर? ये 100% हो गया इस टोटल कम्यूटेड वैल्यू। ये 80% ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। 80 बाय 100 क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 80। बोलिए टोटल कम्यूटेड कितना वैल्यू? 8 लाख। ये इस अमाउंट का 1/3 या हाफ माफ होता है। अब 1/3 मतलब भाई उधर अगर ग्रेचुटी नहीं मिला हो तो हाफ ऑफ दिस अमाउंट वुड बी एग्जाम्ड, अगर ग्रेचुटी मिला हो तो 1/3 ऑफ दिस अमाउंट वुड बी एग्जाम्ड। ठीक? ओके, दैट मेक्स इट व्हाट? दैट मेक्स इट भाई उधर 8 लाख इंटू 1/3 कितना हो गया जी? 2,66,667 माइनस करिए तो भाई कितना हो गया? 3,73,373। कितना? 3,73,3 ट्रिपल। ये आ गई जी इसकी ग्रॉस सैलरी। टोटल जोड़कर कितना दी? 4,05,333। ये ली। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट। इज इट फाइन? हटा रहा हूं, रिमूविंग इट ऑफ। ओके, आप कर देंगे। करने के पहले एक छोटी सी बात आपके साथ डिस्कस हो जाए।
broad skeleton of computation. दादा देखेगा, सैलरी इनकम में बेसिक सैलरी एंड अलावेंसेस निकाल ली जाती है। एम्प्लॉइज को जो फैसिलिटीज मिली होती हैं उनकी वैल्यू भी निकाल ली जाती है। एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे दिया बॉस ने, दो तीन बातें होती हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय हैं, बॉस के पास बहुत घर हैं, बहुत प्रॉपर्टी खरीद कर रखी है ऑर्गेनाइजेशन ने, एक इनको रहने को दे दी। सो अगर इनको घर रहने के लिए दे दिया, दैट्स अ फैसिलिटी, वी कॉल इट परक्विजिट। चलिए कुछ एम्प्लॉय को तो घर दे दिया, अब खत्म हो गया और घर नहीं है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के पास। इन्होंने बोला मैं कहाँ रहूँगा, बोला भाई तू एक काम कर, तुम हाउस रेंट अलावेंस ले ले, तेरे को हर महीने बॉस 10,000 रुपया देगा, तो उससे लेकर किराए की जगह पर रहना भाई, वो अलावेंस है। अगर रहने को घर ही दे दिया तो परक्विजिट है। तो बहुत तरह की फैसिलिटीज एम्प्लॉयज अवेल करते हैं, बहुत तरह के बेनिफिट एम्प्लॉयज लेते हैं, वो परक्विजिट्स की वैल्यू जोड़ दी जाती है। प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, बेसिक्स और अलावेंसेस के अलावा, परक्विजिट्स के अलावा बॉस से और कुछ भी मिले, जो भी नाम से, अगर वो अलावेंस नहीं है, परक्विजिट नहीं है, तो इस कैटेगरी में प्लेस करते हैं। इनको जोड़कर व्हाट यू गेट इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी। फिर इसमें से भाई उधर कुछ डिडक्शंस होती हैं अंडर सेक्शन 16, तो हम डिस्कस करेंगे। कुछ डिडक्शंस होती हैं भाई, वो करने के बाद भाई उधर जो है वो नेट सैलरी की फिगर आ जाती है। तो इन सब को डिटेल में भाई उधर करने के पहले हमें पहला ये कंपोनेंट पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। we'll have to complete this component, we'll have to complete this component, फिर ये सब का नंबर आएगा। बट हम बीच में ये नंबर 1 कंप्लीट करते ही छलांग मार के भाई डिडक्शंस डिस्कस कर लेंगे, सो दैट हमारी नेट सैलरी इनकम जो है निकालने की कैपेबिलिटी हमारी डेवलप हो जाए। मैं आपको बता दूं, अभी मैं यहीं पे नाच रहा हूँ बेसिक्स एंड अलावेंसेस में। मेरे को एक एप्लीकेशन आपसे करवाना है। क्वेश्चन है जी, मिस्टर एक्स was receiving a composite salary Mr. X was receiving a composite salary of rupees 50,000 per month up to 31st May 2011. He retired on 1st June 11 and started receiving monthly pension of rupees 12,000. On 1st January 2012, he commuted 30% of his pension and received rupees 2,70,000. Full stop. He is not entitled to any gratuity.
find his gross salary for year 11-12, assessment year 12-13. ये मुझे निकाल दीजिए. इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसके जैसा ही क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव है आपकी भाई वर्किंग एफिशिएंसी नहीं डेवलप हुई, आप थोड़ा कम समझें तो आप समझ जाएं. और ऑब्जेक्टिव इसका एक ये है कि एक रिमार्केबल चीज़ आपको डिस्प्ले करूं मैं कि एम्प्लॉई को समझदार होना कैसे ज़रूरी है. अटेम्प्ट. Calculated. यार इतना टाइम नहीं लगाने का था, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आप तो ऐसे कर रहे थे, कोई ऐसे लिख रहा होता है. ये देखिएगा, ये कमाई वाला साल है भाई, प्लीज़ समझिए. 1/4/11 को चालू हुआ, 31 मार्च 12 को बंद हो रहा है. भाई ने अप्रैल और मई के महीने में तो नौकरी कर रहा था ये, और हर महीने 50,000 पर मंथ के हिसाब से भाई पेमेंट लिया इसने. 1 जून को रिटायर कर गया और 12,000 की पेंशन मिलनी चालू हो गई है, जो उसको मिली है जून में
जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दैट इज 7 months, 12,000 पर मंथ की पेंशन मिल रही है 7 महीने के लिए। और भाई जनवरी, फरवरी, मार्च में सीन अलग है दी। रेगुलर पेंशन मिल रही है उसको 12,000 पर मंथ का 70%, क्योंकि कम्यूट उसने 30% को कराया है। उससे बोल दिया 30% मुझे भाई उधर लमसम दे दो, बाकी 70% मेरा अनकम्यूटेड है, मैं रेगुलरली लेता रहूँगा। 8400 की पेंशन उसने 3 महीने ली है। अभी कूल गाइस। और कम्यूटेड पेंशन इज रुपीज कितना, 2,70,000, एंड इट इज इक्वल टू क्या जी, 30% ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। सो अगर आप भाई इतना मैथ्स नहीं आपको एलर्जी है तो यार वो आप कर लीजिए। 30% का मतलब ये, ऑफ का मतलब होता है इनटू टोटल कम्यूटेड वैल्यू। टोटल कम्यूटेड वैल्यू भाई कर लीजिए। कितना आ गया जी भाई, ये उधर 30 और ये 100, 9 लाख रुपया। हाँ लिखूँ टोटल कम्यूटेड। एनी प्रॉब्लम? तो बस सॉल्यूशन तो भाई उधर धनाधन हो जाता है। बेसिक 50,000 इंटू 2 लाख रुपया दी। पेंशन रेगुलर 12,000 इंटू 7 और 8400 इंटू 3, दोनों जोड़कर बोलेंगे कितना? 1,92,000 9200 109,200 1,09,200 दोनों जोड़। हाँ जी, सर वो 8400 वाली बस कैसे आया आपको? पिछला वाला समझ आया था? इसने कम्यूट करा लिया 30%, मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर वो एक बार में लमसम, हाँ 30% के लिए पैसा उसको एक साथ चाहिए। तो कितना पैसा एक साथ नहीं चाहिए? 70%। तो अगर कुछ कम्यूट नहीं कराता तो हर महीने कितना मिलता रहता? 12,000। 12,000। वो 5,000 यार, वो पिछली प्रॉब्लम। सर वो मैं, हाँ 12,000। तो 12,000 का भाई उधर जो है 70% तो उसको मिलता रहेगा ना रेगुलरली। तो 12,000 का 70% होता है 8400। ये रेगुलरली मिलेगा। बाकी 30% होता है 12,000 का 3600, वो नहीं मिलेगा। वही 3600 जो उसको मिलता रहता कुछ सालों के लिए, पता नहीं कितने सालों के लिए, उसके लिए उसने 2,70,000 रुपये ले लिए। समझे? दीदी यहाँ तो एकदम क्लियर कट लिखा है। उसने मई तक भाई काम किया, रिटायर हो गया जी उधर अपने महीने से, कौन सा मंथ है, मई एंड में रिटायर हो गया, मतलब जून 1 को रिटायर हो गया। तो जून से लेके दिसंबर तक 7 महीने तक तो पूरी पेंशन ली। और उसके बाद भाई उधर वो 1 को पहुंचकर, मतलब दिसंबर तक तो पूरी पेंशन लेने का सीन है। 1 दिसंबर को वो 1 जनवरी को डिसीजन लेता है कि मुझे भाई कम्यूटिंग करा लेना है। तो कम्यूटिंग करा लेता है, दैट मीन्स उस महीने की और उसके बाद के महीने की जो सैलरीज हैं उसको पूरी नहीं चाहिए, उसको खाली 70% चाहिए, बाकी 30% के लिए वो लमसम ले रहा है। ठीक है? 1,09,200 आपने बोला। और भाई उधर कम्यूटेड पेंशन, सावधान, इनर कॉलम में 2 लाख कितना जी, 70,000 इनर, लेस
सावधान, देखिए क्या मूर्ख वाला काम कर लिया उसने। उसको इतनी कम पेंशन कम्यूट नहीं करानी चाहिए थी, थोड़ी और ज़्यादा करानी चाहिए थी, क्योंकि उसकी जो एग्जाम्पशन है वो अच्छी खासी उसको मिलने का स्कोप था, वो वेस्ट हो गई, इट्स गॉन। देखिए कितना माफ हो सकता था, एग्जाम्प्ट कितना जी, एग्जाम्प्ट हाफ ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू, हाफ ऑफ कितना जी, 9 लाख टोटल कम्यूटेड वैल्यू का हाफ। कितना माफ करवा सकता था, 4.5 लाख। तो कम से कम 4.5 लाख की पेंशन कम्यूट करानी चाहिए थी, क्योंकि बाकी जो एग्जाम्पशन का अमाउंट है वो वेस्ट हो गया। वो ठीक है कि दिस माइनस दिस अपन नेगेटिव तो लिखेंगे नहीं, कितना लिखेंगे, नील। तो लगभग 1,80,000 उसकी एग्जाम्पशन और मिलती थी बेवकूफ की, वो वेस्ट हो गई। तो ये वेस्टेज का कंसेप्ट बताना था कि भाई कम से कम इतना कम्यूट करा के लेता कि 4.5 लाख रुपए मिलते। इज इट फाइन? तो भाई आ गया ग्रॉस सैलरी, जोड़ दीजिए भाई, 2,09,000। इज इट फाइन? मैं आपको ऑफ द गार्ड इन मैटर्स में नहीं, है तो ठीक है कैलकुलेशन आपको देखूंगा भाई याद रहता है कि नहीं, कि भाई अगर याद रखिएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिलेगा तो माफ वाफ नहीं है, रेगुलर पेंशन जो भी मिलेगा इनकम में इंक्लूड होगा। इट्स ओनली अगर कम्यूट कुछ कराएगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरा माफ है, कोई उसमें। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, कई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं देती हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में भी भाई आपकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, आप रिटायर कर जाएंगे उसके बाद भी भाई उधर पेंशन आती रहेगी घर में। हाँ जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो पार्शियली कम्यूट करे या पूरा करे, उसको पूरा माफ हो, जैसे यहाँ पे 30%। देखिए पार्शियली कम्यूट करे या भाई उधर फुली करे, जो अनकम्यूटेड है जो रेगुलर है वो तो इनकम है ही, जितना भी कम्यूट किया वो पूरा माफ है, उसमें नहीं देखा जाएगा उसको ग्रेचुटी मिली कि नहीं मिली, दैट इज नॉट सीन। इज इट फाइन? ओके, तो हाँ हाँ बोलिए। वो वेस्ट हो गया। नहीं सर, इसमें नहीं पेंशन सर, इसको लग रहा है 180 था ना बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट। नहीं नहीं, दैट इज डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर भाई, हम वहाँ पे पहुँचे ही नहीं हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई इनकम इसकी जरूरी थोड़ी है कि खाली यही इनकम हो, इसकी हाउस प्रॉपर्टी भी है। अरे भाई साहब हम तो वहाँ पहुँचे नहीं ना अभी तक, ये तो हमने इसकी एक सैलरी का एस्पेक्ट किया है, ये तो कैपिटल गेन्स भी हो सकता है इसका, इसकी हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इस आदमी की भाई उधर और भी इनकम हो सकती है, अदर सोर्सेज से इनकम हो सकती है। मान लीजिए ये सब पहुंचकर भाई उधर वो जो मिनिमम लिमिट है, मान लीजिए जिस पर 10% टैक्स नहीं है उससे भी नीचे है, लाख रुपए का आया टोटल, ग्रॉस टोटल इनकम बोलो, फिर तो सैलरी फैलरी मत बोलो, ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शंस करने के बाद अब लाख रुपए की फिगर आ गई मान लो, तो कहाँ से टैक्स लगना है? तो हम टैक्स लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आप गलत साहब रास्ते पे जा रहे हैं। आपको सही लग रहा होगा बिकॉज यू हैव एन आइडिया एंड तक पहुंचने का, हम लोग का तो अभी कुछ है ही नहीं। इज इट फाइन? ओके, हटा रहा हूं जी, रिमूविंग इट। आप बोलिए, आप बोलिए। मैं ये जब चैप्टर कंप्लीट होने की स्टेज में पहुंचेगा, मेरी एक थोड़ी खराब आदत है, मैं बाकी हेड्स बाद में कराऊंगा, हमेशा बाद में कराऊंगा। जैसे ही एक हेड खत्म होगा, वो खत्म भी नहीं होगा, मैं बोलूंगा आओ डिडक्शंस कंप्लीट करें, पहले टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना चालू करें।
तो आप देखोगे चैप्टर के भाई उधर खत्म होने के पहले जब मैं आपको एक्सरसाइज हैंडल करने को बोलूँगा, आई वुड स्टार्ट अप भाई उधर डिडक्शंस का सेक्शन एंड टैक्स कंप्यूटेशन का सेक्शन, बिकॉज अगर मैं नहीं करता हूँ तो आप एक्सरसाइजेस बना ही नहीं पाओगे, बिकॉज एक्सरसाइजेस में फाइनल टैक्स लायबिलिटी तक आंसर्स निकाले होंगे। तो अभी जितना खिलाया जा रहा है उतना खाइए, टाइम के पहले नहीं खाने का। और अगर आप पूरा टैक्स कोर्स करने के बाद ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई मेरा वो एग्जाम स्लैब में है तो भाई क्या होगा, तो भाई उधर बहुत आश्चर्य की बात है कि आपने टैक्स कैसे कर लिया फिर। तब वो पूछने वाले नहीं देती है, तब वो क्लास के बाद ही पूछने वाले वो चीज़ है, इसके रिलेटेड नहीं है। ओके, नहीं रिलेटेड की बात नहीं है, हम वंडरिंग आप लोगों का कॉन्फिडेंस लो है। एनीवे भाई ज़रा देखिए, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। What I want you to remember is salaries received by employees of United Nations organization, including their pensions, are exempt from tax. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज होती है वो तक माफ़ होती है, तो पेंशन्स तो माफ़ होंगी। उनको भले रेगुलर पेंशन मिल रही हो, ये जो इंटरनेशनल बॉडी है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके एम्प्लॉयज़ को जो भी भाई, ये एक्चुअली ऑल द कंट्रीज हैव मेड अ म्यूचुअल एग्रीमेंट कि यूएनओ एम्प्लॉय कहीं पर भी पोस्टेड हो एनीवेयर, उसकी सैलरी इनकम, उसकी पेंशन वेंशन रेगुलर वगैरह कम्यूटेड जो भी कर ले वो एग्जाम्प्ट है। ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। हटा रहा हूँ जी। पेंशन received by family members of deceased is dead employee is not considered under the head income from salary, but considered अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। रुक जाइए जी, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, समथिंग इंटरेस्टिंग। मान लीजिए मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ और मेरे जॉब करने मैं जॉब कर रहा हूँ, उसके बाद आई स्टार्टेड रिसीविंग पेंशन। 2 साल जिंदा रहा, फिर मेरी डेथ हो गई। तो जैसे मेरी डेथ होगी एम्प्लॉयर पेंशन देना बंद कर देगा, मेरी फैमिली मेंबर को पेंशन नहीं मिलेगी। ये होता है जी, दिस इज नॉर्मली सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीड होता है, इसका इनकम टैक्स से कुछ लेना देना नहीं। बट कई बार एम्प्लॉय क्या करता है, वो ज्वाइन करने के वक्त अपनी टर्म्स डिक्टेट कर लेता है। वो बोल देता है बॉस को, बॉस कल को मैं मर गया रिटायर होने के बाद भी, तो भी आप 20 साल तक पेंशन मेरी फैमिली को देते रहोगे। मतलब मेरे को रिटायर हुए 2 साल हुए, मेरी डेथ हो गई और उसके बाद भाई मेरी फैमिली को पेंशन मिलता जा रहा है, तो मेरी फैमिली के हाथ में वो इनकम मानी जाएगी, एग्जाम्प्ट नहीं है। इट इज नॉट एग्जाम्प्ट, बट उनके हाथ में इनकम वो सैलरी के अंदर नहीं मानी जाएगी, बिकॉज मेरे बीवी मेरे बच्चे जो हैं वो लोग एम्प्लॉय नहीं थे, उनके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कंसिडर किया जाएगा उसको। उस पर रूल है, द अमाउंट रिसीव्ड का 1/3 सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15,000, वो सब करेंगे हम। सर अभी लिख देते, नहीं, जब डिस्कशन की ज़रूरत होगी तभी करेंगे, अभी नहीं। अभी आपके नोटिस में लेकर आना इतना ही काफ़ी है कि डेड एम्प्लॉय के
अगर फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिलती है तो उसको इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कंसिडर करने का नहीं, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेने का है। इज इट फेयर इनफ? ओके ओके। Some more aspects. इसको हम लोग हाथों से भरेंगे। We'll fill up this portion with our hands, क्योंकि Xerox करा लेंगे, and we'll bring all the Xerox to the classes every day till salary is done. और हमने जो फिलअप करना है इसको अपनी Xerox शीट में ही फिलअप कर देंगे। So you're supposed to bring your Xerox sheet every day. सर क्या छोटी मोटी बातें हैं जिन पर अभी कंसंट्रेट करना नहीं है। ग्रेच्युटी, भाई a payment given to an employee in appreciation of services or under a statute as terminal benefit. सर्विस टर्मिनेट जब हो रही है तो उस वक्त भाई टर्मिनल बेनिफिट, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये लंप सम बेनिफिट। ये ग्रेच्युटी का जो स्ट्रक्चरिंग है समझ में आना बहुत जरूरी है। ग्रेच्युटी रिसीव्ड not on termination, that is received during the tenure of service. आपने कई बार सुना होगा कि भाई साहब काम कर रहे हैं, इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, अभी इनके रिटायरमेंट में 10 साल बाकी हैं, इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने बॉस को बोला, बॉस मेरा ग्रेच्युटी का पैसा दे दो। बोला क्या करेगा? बोला बेटे को भाई बाहर भेज रहा है पढ़ने के लिए, अब्रॉड भेज रहा है जी, ज़रा मेरा ग्रेच्युटी का पैसा अभी दे दीजिए। तो ग्रेच्युटी का पैसा कब मिलना चाहिए? ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। जब आप रिटायर करते हैं या आप भाई छोड़ देते हैं तब आप लें तो ठीक, बट आप काम करते करते ग्रेच्युटी का पैसा अगर ले लेते हैं तो फिर गई भैंस पानी में भाई उधर। ग्रेच्युटी रिसीव्ड नॉट ऑन टर्मिनेशन, दैट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस, इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉइज। फॉर ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉइज मतलब गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सर वो यूएनओ वाले वो तो एग्जाम्प्ट है, उनकी तो बात ही छोड़िए भाई। ये भाई फुली टैक्सेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉइज। ये देखिएगा, ग्रेच्युटी रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, क्या है जी? फुली एग्जाम जामाई, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय by covered under
Payment of Gratuity Act, not covered under Payment of Gratuity Act. एग्जामिनेशन में अगर कोई इंडिकेशन ना हो तो अपना एम्प्लॉय हमेशा यही होता है, कौन जी? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और कहाँ पर भाई? पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं। क्यों? अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड होगा तो उसको बोलना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसको बोलना पड़ेगा। सो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्वेश्चन बोलेगा, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है तो भी क्वेश्चन बोलेगा। इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। सो इफ दे डोंट टेल यू एनीथिंग, भाई उधर ये देखिएगा रूल्स A1, रूल्स A2, ये रूल्स हम कवर कर रहे हैं। ठीक? सो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सर आप ये इतने रूल्स क्यों लिख रहे हैं? इतने लिखेंगे? देखिए भाई, मैं इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज वे में सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके सामने पुटअप करना चाहता हूँ। मेरे लिए तो बहुत कन्वीनियंट है कि इसके नीचे वो बुक रख दूँ और बुक रख के रैपिडली भाई मार के आगे बढ़ जाऊँ। आपको याद नहीं रहेगा, ट्रस्ट में। ये क्लास में जितना किया हुआ है ना, और जो उस पर वर्कआउट किया हुआ, प्रोविजन किया और वर्कआउट कर दिया। We don't do tax in a boring way. I don't read out the provisions, I explain them. I would not read out provisions और पढ़ने पूरे करने के बाद भाई उधर वो प्रॉब्लम्स वगैरह करूँगा। मैं तो हर एक स्टेज पे प्रॉब्लम करूँगा। मेरे को आपको इनकम टैक्स में स्कोरिंग का क्या वे है, हाई स्कोरिंग का वे, वो मुझे आपको भाई उधर बताना है। बट लेट मी साहब उधर परफॉर्म अ बिट, उसके बाद बात करूंगा कि किस लेवल तक आपको टैक्स पहुंचाना चाहिए। बिकॉज दिस इज ओनली सब्जेक्ट जो आप अपनी पूरी लाइफ्स भर, भले आप सीए करो नहीं करो, आपको यूज़ करना ही है। वेदर आप जॉब कर रहे हो, वेदर आप बिजनेस कर रहे हो, एक यही चीज़ तो आपके काम आनी है बार बार। सो इसमें हम काफ़ी डेप्थ में जो है काम करते हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई भाई कवर्ड अंडर होगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, टाइम बोल दीजिएगा भाई, नॉट कवर्ड अंडर होगा। बाकी है ना टाइम? भाई रिमेंबर, if no instruction, comma, employee, triple E is for employee, is always under this category. एम्प्लॉय हमेशा इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। एग्जाम्पशन amounts are lowest of these. ग्रेचुटी का जो अमाउंट मिलेगा, इसमें से ये अमाउंट जो है भाई, इनमें से जो लोएस्ट है वो एग्जम्प्ट होंगे। क्या क्या अमाउंट है? अमाउंट रिसीव्ड, रुपीस क्या था जी? 10 lakhs। हाफ नहीं लिखूं, 15 days
average salary into completed years of service। लिख रहा हूँ जी, चिंता मत करिए, बहुत पोल है, बहुत बातें करनी है। वो अभी खाली लिख दिया, क्यों? वो टाइम यूटिलाइज कर रहा है। एक्सप्लेनेशन वुड ग्रेजुअली कम। 15 days एवरेज सैलरी। यहां पर वैसा ही दिखता है, लगेगा जैसे ले सेम ही है, तो बहुत डिफरेंस है, ₹10 lakhs। हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी into completed years of service। तो सर ये दोनों तो सेम ही है? नहीं जी, ये जो कंपोनेंट 3 है उनके कारण डिफरेंस आ गया। इन दोनों में एवरेज सैलरी का मतलब अलग है, इन दोनों में कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का मतलब अलग है। सो अकॉर्डिंगली उनकी कैलकुलेशंस भी अलग है। भाई फॉर एवरेज सैलरी क्या क्या बातें याद रखनी है? वी टेक only basic salary and DNS allowance of last monthly salary। सर समझे नहीं? भाई थोड़ा समझना तो पड़ेगा ही आपको। ये लीजिए भाई, अगर आप पोगा के अंदर कवर्ड एम्प्लॉय हैं, पोगा कवर्ड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, आप बहुत सालों से काम कर रहे हो, इस दिन रिटायर हुए, रिटायर होने के पहले वाले मंथ में, रिटायर होने के जस्ट पहले जो मंथ है, मतलब द लास्ट मंथ जो आपने काम किया है, उसमें आपकी बेसिक और डीए ली जाती है। हम देखेंगे, आगे लिखेंगे, कल लिखेंगे। पोगा के अंदर कवर्ड नहीं है तो किया जाता है भाई, बहुत सालों से काम कर रहा है, जिस दिन रिटायर हुआ उसके पहले के जो 10 मंथ्स हैं उसकी खाली बेसिक नहीं, उसकी बेसिक डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है वो क्या है, डिस्कस नहीं किया। कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वो क्या है, डिस्कस नहीं किया। वो 10 महीने की निकाली जाती है, टोटल जोड़कर 10 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज सैलरी आती है। मैं आपको खाली ग्लिम्प्स दे रहा हूं कि इसमें खाली पिछले लास्ट मंथ की बेसिक और डीए ले ली, इसमें भाई उधर बेसिक, डीए अंडर स्पेशल सिचुएशन, कमीशन अंडर स्पेशल सिचुएशन ऑफ पुराने 10 मंथ ली और उसकी एवरेज निकालकर 1 महीने का निकाला, तो कैलकुलेशन का तरीका अलग है, सैलरी का मतलब अलग है। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एक में कुछ है, दूसरे में कुछ है, इंटरेस्टिंग है, कल करेंगे ना भाई, अभी इतना ही लिखते हैं। आप एक काम करिएगा, आई थिंक आई वुड गिव यू अ solemn suggestion. What you should do is Xerox सिर्फ इसी पेज तक कराइए, ये ब्रॉड स्केलेटन ऑफ कंप्यूटेशन, ये कंप्यूटेशन, इसके बियॉन्ड जेरोक्स मत कराइएगा, नेक्स्ट क्लास में कराइए, ठीक है? तो प्रैक्टिकली मैं आपको नंबर लिख देता हूँ, उसके बियॉन्ड जेरोक्स नहीं कराइए। पेज 1, पेज 2,
पेज 3, पेज 4, 4 पेजेस जेरोक्स कराने, ये लीजिए। अपना खाली मैथ्स का है ना? कल जी खाली मैथ्स का है। मैं भूल गया भाई, आप चले जाएं। मेरा परसों पासपोर्ट का कॉल है। I've been called to